हेलो, नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग डीसी मशीन के बारे में पढ़ रहे हैं। ये डीसी मशीन क्या होती है, इसको मैंने पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको इसका कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग मैंने आपको बताया था। एक बार फिर से मैं आपको डीसी मशीन स्टार्ट करूँगा और डीसी मशीन को पढ़ने के लिए इसके लिए जो ज़रूरी नियम है दोस्तों, एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा। जिस मशीन के बारे में पढ़ना है उसके लिए हमें दो ज़रूरी नियम आना चाहिए। पहला नियम फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, मैंने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दोस्तों, यह फैराडे का नियम क्या कहता है कि जब कोई कंडक्टर किसी फ्लक्स को काटे या फ्लक्स कंडक्टर से लिंक करे तो दोनों ही स्थिति में कंडक्टर में ही ईएमएफ पैदा होता है। यह नियम आपको याद होना चाहिए, जो कि एक जनरेटर और ट्रांसफार्मर में लगता है। यानी फैराडे का जो पहला नियम है, पहले नियम का जो पहला टाइप ये कहता है कि जब कोई कंडक्टर किसी फ्लक्स को काटे, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि फ्लक्स हमारा कहाँ रहेगा, जहाँ पर हमारा मैग्नेट रहेगा। तो यहाँ पर अगर मैं आपको एक नॉर्थ और दूसरा साउथ यह मैग्नेट बना कर दिखा दिया और इसमें किसी कंडक्टर को हमने रखा है, यह हमारा कंडक्टर है, और इसको जब हम घुमाएंगे तो ये कंडक्टर हमारा फ्लक्स को काटेगा, तो इस कंडक्टर में ईएमएफ पैदा होगा, ऐसा फैराडे साहब ने बताया था। और यह नियम हमारा जनरेटर में लगता है। इसी का जस्ट उल्टा, अगर हमारा घूमने वाला फ्लक्स माने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर से लिंक करे, तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो घूमने वाला फ्लक्स पैदा होता है हमेशा 2 फेज और 3 फेज एसी सप्लाई के द्वारा होता है। सिंगल फेज एसी सप्लाई के द्वारा हमारा घूमने वाला फ्लक्स पैदा नहीं होता है। सिंगल फेज एसी सप्लाई के द्वारा जो फ्लक्स पैदा होता है उसको हम लोग पल्सेटिंग फ्लक्स या अल्टरनेटिंग फ्लक्स कहते हैं। इसको आप जानते रहिए। तो यह जो घूमने वाला फ्लक्स किसी कंडक्टर से लिंक करेगा तो उस कंडक्टर में ईएमएफ पैदा होता है। तो यह पहले नियम का दूसरा टाइप होता है, और जो भी ईएमएफ पैदा होता है वह फ्लक्स परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपात। यानी फ्लक्स में जितना समय के साथ परिवर्तन होगा उतना ही हमारा ईएमएफ पैदा होता है, ऐसा फैराडे साहब ने बताया था। तो यहाँ से एक चीज़ और आप लिख सकते, E बराबर -N d∅/dt। ये नियम जरूरी होता आपको किसी मशीन के लिए जहाँ पर माइनस साइन लेंज के नियम के अकॉर्डिंग आता है। उसी प्रकार से दूसरा नियम दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को यानी धारावाही चालक को, अगर मान लीजिए कि यही कंडक्टर है, इसमें हम करंट फ्लो करा दें, यानी अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया। जब इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इस पर फोर्स लगेगा, और इस फोर्स का मान F बराबर BIL साइन थीटा से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि कंडक्टर पर हमारा कितना फोर्स लगेगा। यानी फोर्स को हम लोग न्यूटन में लिखते हैं, इसलिए इसकी यूनिट यहाँ पर न्यूटन लिखी गई है। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। बस ये मात्र 2 नियम आपको पता है तो आप किसी भी मशीन को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन को बनाते हैं और उससे आगे की बातें सीखते हैं। तो दोस्तों, डीसी मशीन का जो कंस्ट्रक्शन होता है वह बनाना बहुत ही आसान होता है। जैसा कि मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ, इसी तरह से आपको भी बनाना है। अगर आप 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी बनाने के लिए ढंग आ जाएगा। तो इस बार मैं आपको थोड़ा बड़ा मशीन बना रहा हूँ, ऐसा आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर इसके पोल बने होते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यह हमारे लिए मशीन के पोल बनाए गए हैं। यह आपको जो संरचना दिख रही है यह पोल है। मैं आपको 4 पोल की यहाँ पर मशीन दिखा रहा हूँ। ऐसे दोस्तों आप भी पोल को बना सकते हैं इस तरह से। तो अब आपको यहाँ पर क्या बनाना है, पोल को कुछ और इस तरह के शेप में बना लेना है, जैसा कि आपको दिख रहा है। इस तरह से दोस्तों आपको एक डीसी मशीन का यह भाग आपको दिखाया गया, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेटर कहते हैं। स्टेटर कहते हैं।
स्टेटर के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी भी मशीन का जो स्थिर भाग होता है उसे हम लोग स्टेटर कहते हैं। क्योंकि मशीन को स्टेटर कई तरह से सुरक्षा प्रदान करता है। कैसे सुरक्षा प्रदान करता है भाई? यह जो मशीन को एक सबसे पहले क्लोज लूप बनाता है, यानी एक शेप देता है। स्टेटर के ही आकार के अनुसार हम लोग मशीन को जान पाते हैं कि मशीन का आकार कैसा है। मतलब कहने का यह है कि सर्कुलर है या आयताकार मशीन का शेप है। तो ये स्टेटर, तो मशीन के स्टेटर को सामान्यतः हम लोग सर्कुलर यानी गोलाकार बनाते हैं। और चूंकि जानते हैं कि जो भी हमारे सर्कुलर चीज़ होती है उसकी एरिया सबसे कम होती है, तो इसका सर्कुलर बनाने से यह फ़ायदा होता है कि इसमें कम से कम एरिया में हम लोग मशीन को डिजाइन कर पाएंगे। दूसरा काम स्टेटर का यह होता है कि मशीन को बाहरी आघात से सुरक्षा प्रदान करता है। अगली मैं बात बताऊं तो ये जो स्टेटर होता है यह कास्ट आयरन या ढलवा लोहे का बना होता है और ये बहुत ही मजबूती के साथ मशीन की सुरक्षा करता है। दोस्तों अगली बात मैं स्टेटर के बारे में बताऊं तो स्टेटर जो होता है इस पर पोल, ये जो पोल आपको दिखाई दे रहा है, स्टेटर पोल को धारण करता है, यानी पोल को आलम प्रदान करता है, यानी एक सहारा देता है। तो कुछ बातें आपको स्टेटर के बारे में पता होना चाहिए। अब दोस्तों जैसा कि आपको यहाँ पर पोल दिखाया गया है, यह हमारे पोल जो होते हैं, पोल का मतलब ध्रुव, यह ध्रुव जो होते हैं परमानेंट मैग्नेट के बने होते हैं, यानी अस्थायी चुंबक के बने होते हैं। यानी इस पोल से हमेशा कुछ न कुछ हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होते ही रहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। परंतु इस मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पर फील्ड वार्निंग कहते हैं। इस पर क्या करते हैं, फील्ड वार्निंग करते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बाइंडिंग क्या होती है सबसे पहले यह बताना चाहूँगा कि दोस्तों जैसे आप देखिए, यह हमारा मान लीजिए कोई कंडक्टर, एक सीधा हमारा क्या है कंडक्टर है, और इस कंडक्टर को आप जो है इस तरह से कई फेरे बना दीजिए, तो इसको हम लोग बाइंडिंग कहते हैं। इसको हम लोग एक तरह से कॉइल कह सकते हैं, और कई सारे कॉइल के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, बाइंडिंग कहते हैं। जैसे ये हमारी एक कॉइल है, ये कॉइल ये है, अगली हम लोग इस तरह से कॉइल बना सकते हैं। तो ये सबके समूह को हम लोग क्या कहते हैं, बाइंडिंग कहते हैं। ये हमारी बाइंडिंग है, यानी ग्रुप्स ऑफ कॉइल, जो कॉइल का समूह होता है उसको हम लोग बाइंडिंग कहते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जब भी किसी बाइंडिंग में करंट बहती है, यानी जब भी किसी बाइंडिंग में हमारी क्या बहती है, करंट बहती है, तो ये बाइंडिंग क्या बन जाती है, करंट बहने के कारण मैग्नेट बन जाती है। क्या बन जाती है, आपकी मैग्नेट बन जाती है, यानी चुंबक बन जाती है। दोस्तों यह चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी बाइंडिंग में हमारी करंट बहती है तो बाइंडिंग हमारी चुंबक बन जाती है, और जो इस तरह से करंट फ्लो कराकर हम लोग चुंबक बनाते हैं उसको हम लोग, उस मैग्नेट को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। यानी बाइंडिंग, अगर किसी कॉइल में मान लीजिए एक कॉइल है और इसमें हमारी करंट बह रही है, तो ये हमारा बन जाएगा मैग्नेट, और इस मैग्नेट को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे, यानी वैद्युत चुंबक कहेंगे। तो वैद्युत चुंबक बहुत ही प्रभावी होता है, यह चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों यह आपको जैसे ध्रुव दिखाई दे रहे हैं, तो जब भी हमारा मैग्नेट बनता है तो उसमें ध्रुव भी बनते हैं, यानी पोल बनते हैं। पोल हमेशा जोड़े के रूप में होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है। तो यह जो पोल होते हैं इसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। दोस्तों ये जो हमारे नॉर्थ पोल होते हैं और साउथ पोल होते हैं, यह हमेशा जोड़े के रूप में होते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई चुंबक हमारे पास, इसका एक नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल से हमेशा चुंबकीय बल रेखाएं, मैंने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जिसको हम लोग कहते हैं, नॉर्थ पोल से चुंबकीय बल रेखाएं पैदा होती हैं और साउथ पोल की तरफ जाती हैं। तो इसको आप, यानी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को आप कैसे दिखा सकते हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे आप दिखा सकते हैं। यह हमेशा नॉर्थ पोल से पैदा होती है और साउथ पोल की तरफ जाती हैं। और ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, इनकी जो दिशा होती है चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ होती है, तथा चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ होती है। ये भी चीज़ें आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों ये चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, यानी चुंबकीय बल रेखाएं। ये चुंबकीय बल रेखाएं का कुछ अपना गुणधर्म होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा नॉर्थ पोल से पैदा होती और साउथ पोल की तरफ
जाती हैं। चुंबक के बाहर इनकी दिशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है तथा चुंबक के अंदर इनकी दिशा साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। अगली बात मैं चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में बताऊं तो ये हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं जहां से पैदा हो रही हैं वहीं से क्या हो रही हैं, एक क्लोज लूप बनाकर अंदर की तरफ एंट्री कर रही हैं। तो यानी यह क्लोज लूप बनाती हैं। अगर और इसके बारे में बताऊं तो यह फ्लेक्सिबल डोरियों के समान होती है, यानी लचीली डोरियों के समान होती है। जैसे आप हवा में धागे को लहराते हैं तो वह लहराता हुआ आपको दिखता है, उसी तरह से ये चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं जो कि फ्लेक्सिबल डोरियों के समान होती हैं। यह कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, यानी ये जैसे चुंबकीय बल रेखा है, यह चुंबकीय बल रेखा है, यह कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं। तो दोस्तों ये चुंबकीय बल रेखाओं में क्या होता है, एक तरह का फोर्स होता है, एक तरह का इसमें शक्ति होती है, और इसी बल के कारण इस चुंबकीय बल रेखाओं के प्रभाव में जब हमारा कोई मैग्नेटिक मटेरियल आता है, जैसे हमारा आयरन हो गया, हमारा कोई मान लीजिए कि आयरन हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इस तरह से अगर हम लोग किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को चुंबकीय बल रेखाओं के संपर्क में लाते हैं तो वो अपनी तरफ आकर्षित उसको करता है। तो ये बातें थोड़ी सी मैंने आपको चुंबक के बारे में बताया। ये क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर आपको चुंबक, यहाँ पर जो पोल दिखाया गया है इस पोल का ही यहाँ पर काम है, यानी इस पोल से हमारी चुंबकीय बल रेखाएं पैदा होती हैं। तो दोस्तों ये चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, जैसा कि आप देखेंगे तो ये हमारे एक जो है एक कॉमन पाथ के थ्रू ये क्या होती है, कनेक्ट होती है। ये यहाँ से पैदा होती हैं और मशीन के अंदर जो हमारा गैप होता है जिसको हम लोग एयर गैप कहते हैं, इसमें सेटअप होती है, स्थापित होती हैं। तो इस तरह से आपको इतनी चीज़ें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर चूंकि यह पोल है तो इसका हम लोग नाम दे सकते हैं। ये पोल अल्टरनेट होते हैं, एक नॉर्थ होगा तो दूसरा साउथ होगा, एक नॉर्थ होगा तो दूसरा हमारा क्या होगा, साउथ होगा। तो इस तरह की चीज़ें हम पहले देख चुके हैं। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कि मशीन के अंदर चूँकि जो हमारे मोटर होती हैं, जनरेटर होते हैं, ये आकार में बहुत बड़े होते हैं, बहुत अधिक पावर के बनाए जाते हैं। इनकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जब हम लोग यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट लगाते हैं तो वह उतना प्रभावी मैग्नेट नहीं पैदा कर पाता है। तो इसके लिए यहाँ पर इस मैग्नेट की स्ट्रेंथ को यानी इसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए हम लोग इस पर क्या करते हैं, एक बाइंडिंग करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फील्ड बाइंडिंग कहते हैं। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस पर बाइंडिंग करते हैं और इस बाइंडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, फील्ड बाइंडिंग कहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये हमारी फील्ड बाइंडिंग है। इस तरह से आप लोग भी फील्ड बाइंडिंग कर सकते हैं। अब इस फील्ड बाइंडिंग को हम लोग क्या करते हैं, डीसी सप्लाई के द्वारा कनेक्ट करते हैं यहाँ से। ये ऐसे हम लोग फील्ड बाइंडिंग को डीसी सप्लाई के द्वारा कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों ये आपको ये जो बाइंडिंग दिख रही है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फील्ड बाइंडिंग कहते हैं, फील्ड बाइंडिंग कहते हैं। अब ये फील्ड बाइंडिंग आपका कॉपर का हो सकता है या एल्युमिनियम का हो सकता है, मतलब हमको जैसा इस पर लोड लगाना होगा उस हिसाब से हम लोग फील्ड बाइंडिंग का डिज़ाइन करते हैं। यानी हम इसका कॉपर का भी बना सकते हैं या एल्युमिनियम की बाइंडिंग बना सकते हैं। जैसे आप अपने घर पर देखे होंगे हमारे जो पंखे होते हैं उसमें कॉपर की बाइंडिंग या तो कर सकते हैं या तो एल्युमिनियम की, लेकिन तो हम लोग उसको टिकाऊ बनाने के लिए समांतर कॉपर की बाइंडिंग करते हैं। तो अब ये हमारी फील्ड बाइंडिंग है, यानी फील्ड बाइंडिंग में जैसे ही ये करंट बहेगी ये मैग्नेट बन जाएगा और यहाँ पर जो मैग्नेट बनेगा उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे, और जिसकी वजह से इस पोल की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, यानी इसकी जो ताकत होगी वो बढ़ जाएगी। यानी पहले जो फ्लक्स यहाँ पर पैदा हो रहा था अब फील्ड बाइंडिंग की वजह से अधिक प्रभावी यहाँ पर मैग्नेट बनेगा, और मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण ही सारी मशीनें काम करती हैं। कोई भी मशीन घूम रही है तो उसके अंदर कोई घुमाने वाला नहीं बैठा होता है, या कोई मशीन वोल्टेज या करंट पैदा कर रही है तो उसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं, सब के सब काम जो है आपके मैग्नेटिक इफेक्ट पर होते हैं। तो यहाँ पर चुंबक का ही सारा खेल होता है। तो यहाँ पर हम लोग फील्ड बाइंडिंग को हम लोग डीसी सप्लाई से जोड़ते हैं, और फील्ड बाइंडिंग को डीसी सप्लाई से जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग एक्साइटेशन कहते हैं। यानी फील्ड बाइंडिंग को उत्तेजित करना हम क्या कहते हैं, उसको इंग्लिश में एक्साइटेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हमेशा याद रखेंगे कि फील्ड बाइंडिंग को हम लोग कैसी सप्लाई देते हैं, यानी डीसी हम लोग सप्लाई देते हैं
फील्ड वार्निंग को हम लोग कैसे सप्लाई देते हैं, डीसी सप्लाई। तो दोस्तों अब ये फील्ड वार्निंग देखिए अलग से यहाँ पर एक डीसी सोर्स के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो ये जो मशीन आपको यहाँ पर दिख रही है इसको हम लोग कहेंगे सेपरेटली एक्साइटेड, क्योंकि फील्ड वार्निंग को हम लोग अलग से डीसी सोर्स के द्वारा जोड़े हुए हैं, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन कहते हैं। तो ये आप जानते रहिए, जब फील्ड वार्निंग को अलग से डीसी सप्लाई से जोड़ा जाता है तो उसको हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा आगे हम लोग इतना पढ़ लेने के बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि यह फील्ड वार्निंग के बारे में आपको मैंने बता दिया है। इसके बाद ये पोल होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया पोल के दो भाग होते हैं, एक पोल कोर होता है, दूसरा पोल शू होता है। तो जो ये कर्व टाइप की संरचना होती है इसको हम लोग पोल शू कहते हैं। यह बाइंडिंग को सपोर्ट करती, आधार प्रदान करती है कि बाइंडिंग हमारी कहीं नीचे न गिर जाए। और दूसरा इसका काम होता है पोल शू का कि एक समान रूप से फ्लक्स को मैग्नेटिक फील्ड में बनाए रखना है, यह पोल शू का काम होता है। बाकी ये जो आपका एक खड़ी लाइन दो दिख रही है पोल का ही भाग होता है, इस पर हम लोग बाइंडिंग को करते हैं। तो ये हमारे पोल का काम होता है। अब दोस्तों इतना अगर आपको समझ में आया होगा तो एक चीज़ और मैं आपको इस फील्ड वार्निंग के बारे में बताना चाहूँगा कि फील्ड वार्निंग को अगर अलग से डीसी सप्लाई के द्वारा जोड़ा जाए तो उसको हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन कहते हैं। अगर यह अलग से डीसी सप्लाई से न जोड़कर इस फील्ड वार्निंग को आर्मेचर के साथ जोड़ा जाए, यानी आर्मेचर की सप्लाई के साथ जोड़ा जाए और इसके कनेक्शन के ही हिसाब से अगर यह फील्ड वार्निंग आर्मेचर के सीरीज में जुड़ रही है तो उसको सीरीज मशीन कहेंगे। अगर फील्ड वार्निंग आर्मेचर के पैरेलल में जुड़ रही है तो उसको शंट मशीन कहते हैं। तो ये सीरीज मशीन या शंट मशीन क्या होती है आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन तो थोड़ी सी चीज़ें और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आपका ये जो हमारा मैग्नेट होता है, जैसे मेरे पास एक यहाँ पर दिखाया गया एक मेरे पास सिस्टम है, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। यह अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यह बाहरी वाला भाग जिसको हम लोग स्टेटर कहते हैं, इसी को हम लोग योक या फ्रेम भी कहते हैं, जो कि यह मशीन को एक सहारा प्रदान करता है। अगर आप ध्यान से देख पाएंगे तो इसमें क्या है, मैग्नेट है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इसमें छोटे छोटे मैग्नेट के टुकड़े बने हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर बिल्कुल यह आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर क्या है, मैग्नेट है और बड़ी आसानी से यह क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ सक कर ले रहा है। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये मैग्नेट है, तो इसमें चूंकि फील्ड वार्निंग नहीं बनाई गई है, ये छोटा एक आपका मोटर है जिसको हम कह सकते हैं, ये छोटा हमारे पास मोटर है और इसके अंदर यह आपको मैग्नेट यानी जो पोल बनाए गए हैं इसमें क्या है कि परमानेंट मैग्नेट लगाए गए हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपकी मशीन में होती हैं फ्लक्स को सेटअप करने के लिए। आगे इसका जो होता है आर्मेचर होता है। आर्मेचर क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आर्मेचर होता है ये मशीन का घूमने वाला भाग होता है। यहाँ पर जैसे कि आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये आपका कुछ इस आकृति की मशीन के अंदर क्या बना होता है, आर्मेचर बना होता है। यह दोस्तों आर्मेचर आपको दिख रहा है। आर्मेचर आकार में कैसा होता है, इस टाइप का आपका आर्मेचर होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यह आर्मेचर होता है। आर्मेचर के सरफेस पर स्लॉट्स कटे होते हैं और इस स्लॉट्स में हम लोग बाइंडिंग करते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे, जिसको हम लोग आर्मेचर बाइंडिंग कहते हैं। तो ये स्लॉट्स कटे हुए हैं और इसमें हम लोग बाइंडिंग करते हैं यहाँ पर, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्मेचर बाइंडिंग कहते हैं। उसके बाद ये जो आर्मेचर बाइंडिंग है दोस्तों, यह क्या होती है, इसके जितने कॉइल होते हैं सभी के सभी कॉइल का कनेक्शन हमारे कम्यूटेटर सेगमेंट से होता है। अब एक कम्यूटेटर सेगमेंट क्या होते हैं दोस्तों, ये भी इसी जो आर्मेचर का ये जो शाफ्ट है, इसी शाफ्ट पर ये कम्यूटेटर आपको सेगमेंट रखे होते हैं। यानी यहाँ पर आपका क्या होता है, कम्यूटेटर सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब छोटे छोटे जो खंड होते हैं कम्यूटेटर की, उसको हम लोग कम्यूटेटर सेगमेंट कहते हैं। इस तरह से हमारा कम्यूटेटर सेगमेंट होता है। तो ये आर्मेचर के जो भी कॉइल हैं उनका कनेक्शन हमारा कम्यूटेटर सेगमेंट से होता है। अब एक कम्यूटेटर सेगमेंट क्या होता है दोस्तों, यह हमारा कॉपर के बने होते हैं और माइका के द्वारा इंसुलेटेड होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट जवाब है कम्यूटेटर सेगमेंट के द्वारा। आपको बार बार एग्जाम में पूछता है कि कम्यूटेटर सेगमेंट किसके बने होते हैं, तो कॉपर के बने होते हैं। और किससे इंसुलेटेड होते हैं, तो माइका से क्या होते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट क्या होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं। जैसे यह आपका एक सेगमेंट है, यह सेगमेंट है, यह सेगमेंट है, यह सेगमेंट है, और ये जो
आपको लाइन दिख रही है यह माइका भरी होती है। माइका एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जो कि दो सेगमेंट के बीच में लगाया जाता है कि यह सेगमेंट हमारा आपस में शॉर्ट सर्किट न हो पाए। इससे बचाने के लिए हम लोग माइका का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। ये जो हमारा कम्यूटेटर होता है यह हमारा रोटर शाफ्ट पर ही हमारे स्थापित किया जाता है और कम्यूटेटर जो सेगमेंट होते हैं इसी कम्यूटेटर सेगमेंट से आर्मेचर के जो भी कॉइल होते हैं उनके जो टर्मिनल होते हैं इस कम्यूटेटर सेगमेंट से आकर कनेक्ट होते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। अब क्या होता है दोस्तों, यह हमारा अंत में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह शाफ्ट होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बच गई, यह कम्यूटेटर जो हमारा एक कम्यूटेटर होता है इसके जस्ट ऊपर हमारे ब्रश होते हैं। ऐसे लटके हुए दोनों तरफ क्या होते हैं, ब्रश होते हैं और ब्रश जो लगे होते हैं वो ब्रश होल्डर में रखे होते हैं। तो दोस्तों ये ब्रश क्या होते हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे आप देख सकते हैं कि यह आपका इसी मोटर का ही यह भाग है, इसमें आसानी से यह फिट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए यह आपका क्या है, ब्रश है। दोस्तों यह ब्रश है और यह आपका ब्रश है। जैसा कि अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर दो ब्रश है और ये जो संरचना आपको दिख रही है यह इसी में रहता है। यानी ये जो ब्रश होता है इस ब्रश होल्डर में रखा होता है और ये ब्रश एक कांस्टेंट प्रेशर के साथ जो है स्प्रिंग के साथ बना हुआ होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए इसके इस ब्रश में स्प्रिंग लगी होती ऐसे आसानी से। और इसका काम क्या होता है, यह ब्रश जो होता है इस कम्यूटेटर, ये जो आपका कम्यूटेटर होता है इसके टच में होता है। अब दोनों का काम मैं आपको बताऊंगा कि ब्रश क्या होता है और कम्यूटेटर का काम क्या होता है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक ब्रश दिखा देंगे, यानी दो ब्रश आपको दिखाए गए हैं। अब ये ब्रश के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, इस मशीन को बाहर से सप्लाई लेते हैं या इस ब्रश के द्वारा ही मशीन को सप्लाई देते हैं। अगर यह मशीन हमारा अगर मान लो जनरेटर है तो जनरेटर वोल्टेज पैदा करेगा, तो वोल्टेज हमारा कहाँ पैदा होता है, इस आर्मेचर में पैदा होता है। ये आर्मेचर में वोल्टेज कैसे पैदा होता है दोस्तों, कि जब हम इस आर्मेचर के कंडक्टर को इस जो यहाँ पर आपको दिख रहा था मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग क्या करेंगे, देखिए कितना तेज़ी से चिपक ले रहा है। मैग्नेटिक फील्ड में जब घुमाते हैं तो ये आर्मेचर कंडक्टर फ्लक्स को काटेगा और फ्लक्स को काटेगा तो इसमें क्या होगा, वोल्टेज पैदा होगा, जैसा कि फैराडे साहब ने बताया था। तो सेम हम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे। जब इस आर्मेचर को हम लोग किसी बाहरी प्राइम मूवर के द्वारा घुमाते हैं तो इस आर्मेचर के जो आर्मेचर के कंडक्टर हैं, ये जो यहाँ पर फ्लक्स सेटअप हुआ है या फ्लक्स मशीन के द्वारा पैदा हुई उस फ्लक्स को काटेगा और जब काटेगा तो इस आर्मेचर कंडक्टर में हमारे वोल्टेज पैदा होगा। और ये वोल्टेज हमेशा एसी होता है, इस बात को आप जानते रहिए, यानी आर्मेचर में हमेशा एसी पैदा होता है। अब इस एसी जो भी हमारी एसी पैदा होगी इस कॉइल में, यह कम्यूटेटर सेगमेंट के संपर्क में आएगी और कम्यूटेटर सेगमेंट दोस्तों कम्यूटेटर का हिस्सा होता है, एक भाग होता है। यानी अब ये कम्यूटेटर सेगमेंट की सप्लाई हमारे कम्यूटेटर में जाएगी और कम्यूटेटर का जो काम होता है वह एसी को डीसी में बदलना या डीसी को एसी में बदलना है। यानी ये कम्यूटेटर आपको इस एसी को डीसी में बदल देगा और हमारे यहाँ पर आउटपुट पर हमको डीसी सप्लाई मिलेगी और यह मशीन हमारी डीसी जनरेटर बन जाएगी। तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि डीसी जनरेटर हमारा कैसे काम करता है। अगर इसी मशीन को हम लोग मोटर की तरह ऑपरेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आसान है, इसको भी आप आसानी से समझ सकते हैं। जब इस मशीन को यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अगर डीसी मान लीजिए कि मोटर की तरह ऑपरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर डीसी सप्लाई देंगे। ये डीसी सप्लाई इस ब्रश के माध्यम से, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर दो टर्मिनल है तो यहाँ पर ये आपको दो टर्मिनल है, यहाँ से हम लोग सप्लाई देंगे डीसी और डीसी सप्लाई इस ब्रश के कांटेक्ट में आकर पीछे से तार यहाँ पर जुड़े हुए हैं ब्रश से, और ये ब्रश किसके संपर्क में होते हैं, कम्यूटेटर के संपर्क में होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ब्रश होते हैं ये कम्यूटेटर सेगमेंट, ये जो हमारा कम्यूटेटर होता है इसके संपर्क में होते हैं। अब ये ब्रश से सप्लाई हमारे कम्यूटेटर सेगमेंट पर आएगी और कम्यूटेटर सेगमेंट के द्वारा हमारा जो होती है वो डीसी किस में बदल जाएगी, एसी में। तो अब यानी इस आर्मेचर में हमारे कैसी करंट जाएगी, एसी। तो आर्मेचर के कंडक्टर जो हो जाएंगे करंट कैरिंग कंडक्टर हो जाएंगे। और इसके पहले मैंने बताया कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर यानी धारावाही चालक मैग्नेटिक फील्ड में रखा रहता है तो उस पर फोर्स लगता है और उसी की वजह से हमारा जो भी आर्मेचर के कंडक्टर होते हैं वो घूमते हैं, और जब घूमते हैं तो इसके जो शाफ्ट होते हैं इस पर हम लोग पुल्ली लगाकर बाहर से मैकेनिकल ऊर्जा हम लोग प्राप्त करते हैं।
तो ये आपका डीसी मोटर और डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत होता है दोस्तों। तो अब आइए हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि ये जो हमारा ये फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग का हम लोग कनेक्शन कैसे करते हैं, फील्ड वाइंडिंग कैसे जुड़ी होती है। तो अगर ये फील्ड वाइंडिंग इस आर्मेचर के सीरीज में जुड़ा हो तो इसको हम लोग सीरीज मशीन कहेंगे। अगर ये फील्ड वाइंडिंग इस आर्मेचर के समांतर में जुड़ा हो तो इसको जो है हम लोग शंट मशीन कहते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं कि यह कैसे फील्ड वाइंडिंग इसके सीरीज में जुड़ेगी और कैसे इसके समांतर में जुड़ेगी। तो सीरीज और समांतर में जोड़ने के लिए आपको मैं दो चीज़ें बताना चाहूँगा। मान लीजिए कि हमारे पास यह सप्लाई है, एक में फेज है दूसरे में न्यूट्रल है, जैसे कि आप अपने घर पर देखे होंगे। अब इसको हमने एक बल्ब को जोड़ दिया। अगर बल्ब यहाँ से फेज और न्यूट्रल इसको मिलेगा तो ये बल्ब हमारा क्या करेगा, ग्लो करेगा, यानी यहाँ से हमको क्या मिलेगा, प्रकाश मिलेगा। अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि इस बल्ब के अक्रॉस कितना वोल्टेज है और इस बल्ब में कितना करंट है, तो करंट को मेजर करने के लिए हम लोग इसमें अमीटर का प्रयोग करेंगे। और अमीटर जो होता है यह सीरीज में लगाया जाता है और वोल्ट मीटर जो होता है पैरेलल में लगाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर अमीटर आपको कनेक्ट करना है तो अमीटर जो होता है एक ही तार में आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यह दोस्तों अगर मैं आपको बताऊँ तो यह मान लीजिए हमारे पास कोई अमीटर, इसके दो टर्मिनल जो अमीटर के होते हैं इसको हम लोग जो यहाँ से तार हमने काटा था ऐसे कनेक्ट कर देंगे, यानी जो भी हमारी सप्लाई यहाँ से जाएगी इस अमीटर के थ्रू होते हुए ऐसे हमारी घूम के जाएगी। तो ये अमीटर यह बताएगा कि इसमें कितना करंट बही है या कितना करंट बह रहा है। तो ये अमीटर अभी क्या हो गया, सीरीज में कनेक्ट हो गया। पुनः अगर हम लोग यहाँ पर वोल्टेज को मेजर करना चाहें तो वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर लगाएंगे और वोल्ट मीटर का प्रयोग हम लोग दोनों तार से कनेक्शन करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वोल्टमीटर को फेज से और न्यूट्रल से दोनों से जोड़ा गया। यानी जब भी हमको किसी चीज़ को पैरेलल में लगाना होता है तो उसको दो तारों के बीच में जोड़ा जाता है, और जब सीरीज में लगाना होता है तो एक ही तार को कट करके उसमें हम लोग जोड़ सकते हैं। तो इतना दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो इस मशीन का कनेक्शन हम लोग कैसे सीरीज में करते हैं और कैसे समांतर में करते हैं यह आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन है। अब हम आपको एक सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन के बारे में बता रहे हैं, जिसमें हमको इस फील्ड वाइंडिंग को अलग से डीसी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी डीसी यहाँ पर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो हमारा सप्लाई होगी, सप्लाई से ही हम जो इसको इनपुट सप्लाई देंगे, या हमारा अगर यहाँ पर कुछ पैदा हो रहा है तो उसी सप्लाई से हम लोग फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करेंगे, तो उसको हम लोग सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन कहते हैं। तो ये जो आपको मशीन दिखाई गई इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन कहते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन। तो दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा आपको बना देना चाहता हूँ कि सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन हम लोग सेम इसी तरह से बनाते हैं। यह हमारा क्या होता है, मान लीजिए कि पोल हमारे दिखाए गए हैं, ये 4 पोल मैंने आपको बना दिया। अब यहाँ पर हमको मान लीजिए कि यह हमारी फील्ड वाइंडिंग है। अब ये फील्ड वाइंडिंग ऐसे हमारे कुछ की गई है, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं। अब ये फील्ड वाइंडिंग के 2 तार यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इसी 2 तार को हमको जोड़ना है, यानी इन्हीं 2 तार के कनेक्शन के हिसाब से ये फील्ड वाइंडिंग हमारी सीरीज में जुड़ेगी या समांतर में जुड़ेगी। तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जैसे यहाँ पर क्या होते हैं, आर्मेचर होता है, यह आपको आर्मेचर दिखाया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यह हमारा आर्मेचर है। इसके बाद यहाँ पर हमारा बीच में क्या होता है, कम्यूटेटर होता है ये, और यहाँ पर ब्रश होते हैं। ब्रश से मान लीजिए कि सप्लाई हमारी बाहर गई है, ब्रश से सप्लाई हमारी बाहर गई है, यानी इस ब्रश के माध्यम से ही हम लोग सप्लाई इसमें दे सकते हैं या सप्लाई ले सकते हैं। अब इस फील्ड वाइंडिंग को हमको क्या करना है, इस आर्मेचर के सीरीज में जोड़ना है। तो दोस्तों कैसे जोड़ेंगे आप बिल्कुल देखते रहिए, आपको समझ में आएगा। यहाँ से एक तार को काट दीजिए। जैसा कि मैंने बताया था कि एक ही तार में जब किसी चीज़ को सीरीज में जोड़ा जाता है तो एक तार को काट दीजिए और जिस चीज़ को जोड़ना है उसके दोनों टर्मिनल पर हम लोग उसका कनेक्शन कर देंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा था, इसको काट कर हमने अमीटर के दोनों टर्मिनल को इसके 2 पॉइंट पर जोड़ दिए थे, उसी तरह से हमने ये एक मान लीजिए कि तार को हमने काट दिया और एक
टर्मिनल को हम यहाँ पर जोड़ देंगे और दूसरे टर्मिनल को हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे। अब दोस्तों ये आपका देख सकते हैं कि एक ही तार में हमने वायरिंग को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब ये वायरिंग जो होती है ये आर्मेचर के सीरीज में जुड़ गई। तो इसका क्या फ़ायदा होगा, इसका दोस्तों फ़ायदा ये होता है कि अगर मान लीजिए कि हमारा मोटर है तो मोटर में भी हमको फ्लक्स सेटअप करना है, और जनरेटर है तो जनरेटर में भी फ्लक्स को सेटअप करना है। तो ये फ्लक्स सेटअप कैसे होगा, मान लीजिए कि ये मोटर है तो यहाँ पर हम लोग इसको सप्लाई देंगे, तो ये सप्लाई हमारा इस यहाँ से होते हुए कहाँ पर जाएगी, ये फील्ड वाइंडिंग से होते हुए कहाँ पर जाएगी, आर्मेचर में जाएगी। फील्ड वाइंडिंग से होते हुए आर्मेचर में जाएगी, यानी जब फील्ड वाइंडिंग में करंट बहेगी तो हमारा ये फील्ड वाइंडिंग मैग्नेट बन जाएगी, और मैग्नेट बन जाएगी तो यहाँ से फ्लक्स जनरेट करेगी, यानी फ्लक्स पैदा करेगी, और मशीन के अंदर फ्लक्स पैदा होगा, और यही सप्लाई फिर इस ब्रश के द्वारा कम्यूटेटर से होते हुए हमारे आर्मेचर में जाएगी, और आर्मेचर में जैसे ही करंट बहेगी कि हमारा आर्मेचर करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाएगा, और यह करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में रखा रहेगा तो उस पर फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, आर्मेचर घूमने लगेगा और मोटर हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इतनी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग हमारी, यानी यह फील्ड वाइंडिंग हमको सीरीज में दिखाई गई है। दूसरी अगर हम लोग बात करें कि अगर ये मान लीजिए जनरेटर है, तो ये जनरेटर में भी हम लोग क्या कहेंगे कि ये फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में लगाई गई है। तो जनरेटर है तो भाई वोल्टेज पैदा करेगा, और वोल्टेज कब पैदा करेगा, जब इसके जो आर्मेचर उसको हम लोग क्या करेंगे, घुमाएंगे। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो आर्मेचर है, यहाँ पर जो आर्मेचर, इसको हम लोग क्या करेंगे, घुमाएंगे बाहर से किसी प्राइम मूवर के द्वारा या हैंडल से घुमाएंगे, तो इसके कंडक्टर जो होंगे ये फ्लक्स को काटेंगे, और फ्लक्स को काटेंगे तो क्या होगा कि इस आर्मेचर कंडक्टर में ईएमएफ पैदा होगा, जैसा कि फैराडे साहब ने बताया था। अब इस आर्मेचर कंडक्टर में जैसे ही हमारे ईएमएफ पैदा होता है, अब ये टोटल का टोटल हमारे ईएमएफ जो है इस सप्लाई के थ्रू हमको आउटपुट पर मिलने लगते हैं, यानी इस सप्लाई के थ्रू हमें यहाँ पर आउटपुट पर मिलने लगते हैं। अगर यहाँ पर हमें क्या हो कि अगर लोड लगाकर इसको क्लोज कर दिया जाए, अगर यहाँ पर दोनों टर्मिनलों को अगर लोड लगाकर हम लोग इसको क्लोज कर दें, यानी तो इसमें क्या होगी, हमारी इस फील्ड वाइंडिंग में करंट बहने लगेगी। तो इस तरह से हमारा यह जनरेटर बन जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि ये फील्ड वाइंडिंग को हम लोग कैसे जोड़ते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि अगर हमको शंट वाइंडिंग, यानी हमको इस मशीन को शंट मशीन बनाना है तो कैसे हम लोग फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब किसी चीज़ को शंट यानी समांतर में लगाना होगा तो उसको हमको दो तारों के बीच में जोड़ना पड़ता है। यानी अगर इस फील्ड वाइंडिंग को अगर हमको क्या करना है, आर्मेचर के समांतर में लगाना है, तो इस फील्ड वाइंडिंग को हमको दोनों तारों में जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ेंगे, अब आप यहाँ से देख सकते हैं। यानी एक तार को हमने यहाँ पर जोड़ दिया और दूसरे तार को इसको हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जोड़ दिया। तो अब देखिए ये बिल्कुल अगर आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों तारों से हमारी फील्ड वाइंडिंग जुड़ी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से सप्लाई आते हुए ऐसे ऐसे इससे जुड़ी हुई है, और यहाँ से, यानी अब ये फील्ड वाइंडिंग हमारा समांतर में जुड़ गई। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे अगर आपका इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनता है, ये आर्मेचर, ये फील्ड वाइंडिंग है, ये अभी आर्मेचर के जब सीरीज में जुड़ी हो तो इस तरह से हम लोग दिखाएंगे, और जब ये फील्ड वाइंडिंग हमारी जो होती है आर्मेचर के पैरेलल में जुड़ी हो, जैसे कि आप इस तरह से दिखा सकते हैं, तो ये हमारा मतलब शंट मशीन बन जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों कि इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो जैसे इसमें देखेंगे कि ये जो करंट हमारी बहेगी फील्ड वाइंडिंग से होकर बहती है, और यहाँ पर जो करंट हमारी बहेगी वो कुछ फील्ड वाइंडिंग में जाएगी, कुछ हमारे आर्मेचर में जाएगी। तो एक चीज़ फील्ड वाइंडिंग के बारे में आपको ध्यान देना होता है कि फील्ड वाइंडिंग का रजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। फील्ड वाइंडिंग का रजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। क्यों कम से कम होना चाहिए, कि अगर फील्ड वाइंडिंग में करंट बहेगी, इसका रजिस्टेंस अधिक होगा तो फील्ड वाइंडिंग हमारी हीट होगी, और हीट होकर गर्म होकर हमारी फील्ड वाइंडिंग जल जाएगी, यानी हमारी मशीन क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो इसका रजिस्टेंस कम करने के लिए फील्ड वाइंडिंग को हम लोग क्या करते हैं, मोटे तार का बनाते हैं और कम नंबर ऑफ टर्न लगाते हैं। ये बात आप ध्यान देंगे कि फील्ड वाइंडिंग को हम लोग, ये जो फील्ड वाइंडिंग है इसको हम लोग सीरीज फील्ड वाइंडिंग कहते हैं, क्योंकि आर्मेचर के सीरीज में लगाई गई है। तो इसको हम लोग बनाते हैं मोटे तार तथा कम नंबर्स ऑफ टर्न के। ऐसा
करने से हमें क्या फ़ायदा होता है? हम जानते हैं कि किसी भी बार का जो रजिस्टेंस होता है वह लंबाई के समानुपाती तथा क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर एरिया हमारा अधिक होगा, यानी हमारे चालक का क्रॉस सेक्शनल एरिया अधिक होगा, तो उसका रजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, यानी जैसे कि इसका मान अधिक होगा तो रजिस्टेंस का मान हमारा कम होगा। और दूसरी बात कि लंबाई जितना कम होगी उतना रजिस्टेंस हमारा क्या होगा? कम होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि यानी मोटे तार तथा कम नंबर ऑफ टर्न लगाकर हम लोग फील्ड वार्निंग को बनाते हैं। यानी आप हमेशा इस बात को ध्यान देंगे कि जो हमारी फील्ड वार्निंग बनाई जाती है वह मोटे तार तथा कम नंबर ऑफ टर्न के बनाई जाती है। तो आइए दोस्तों, हम लोग शंट, ये जो हमारी शंट वार्निंग है, जिसको हम समांतर वार्निंग भी कहते हैं, चूँकि पैरेलल में लगी होती है इसलिए समांतर वार्निंग या शंट फील्ड वार्निंग कहते हैं। यह कैसी बनी होती है? अगर इसका रजिस्टेंस कम होगा तो हमारी करंट आर्मेचर में न बहकर हमारे शंट फील्ड वार्निंग से ही बहने लगेगी। तो आर्मेचर में जब करंट नहीं बहेगी तो आर्मेचर में जो होगा फोर्स नहीं लगेगा, और जब फोर्स नहीं लगेगा तो इसमें कोई टार्क पैदा नहीं होगा और न ही हमारा आर्मेचर घूमेगा। तो इसमें करंट बहे आर्मेचर में, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो शंट फील्ड वार्निंग को बनाते हैं इसका रजिस्टेंस अधिक होना चाहिए। तो रजिस्टेंस अधिक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो फील्ड वार्निंग करते हैं यानी शंट फील्ड वार्निंग करते हैं, इसका जो एरिया होगा वह कम होगा। एरिया कम होने से रजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, रजिस्टेंस अधिक हो जाएगा। और दूसरा काम क्या करते हैं भाई, लंबाई भी अधिक लेते हैं। लेंथ जितना अधिक होगा रजिस्टेंस भी क्या होगा? उतना अधिक होगा। तो इसलिए आपको ये बात भी ध्यान में रखना है कि जो हम लोग शंट फील्ड वार्निंग बनाते हैं उसको पतले तार तथा अधिक नंबर ऑफ टर्न के बनाते हैं। तो दोस्तों, ये दो अलग अलग मैंने आपको मशीन बता दिया है। एक सीरीज मशीन यानी सीरीज फील्ड वार्निंग के थ्रू हम लोग जो मशीन बनाया उसको डीसी सीरीज मोटर या डीसी सीरीज जनरेटर कहते हैं। और ये जो शंट फील्ड वार्निंग लगाकर हम लोग मशीन को बनाया उसको हम लोग डीसी शंट मोटर या डीसी शंट जनरेटर कहते हैं। लेकिन तो बात यहीं पर नहीं ख़त्म होती है। मान लीजिए कि हमको कोई ऐसी मशीन बनाना है जिसमें दोनों बाइंडिंग करने की ज़रूरत हो। हमको सीरीज बाइंडिंग भी करना है, जैसे इस पर अगर आप देखेंगे तो एक कनेक्शन हमको सीरीज में जोड़ना है और दूसरा कनेक्शन हमको समांतर में जोड़ना है। तो इस तरह से जो मशीन बन के तैयार होती है उसको हम लोग कंपाउंड मशीन कहते हैं। यानी डीसी मशीन होती है तो हम लोग उसको डीसी कंपाउंड मशीन कहते हैं। यह डीसी कंपाउंड जनरेटर भी हो सकता है या डीसी कंपाउंड मोटर भी हो सकता है। तो दोस्तों, कंपाउंड मोटर क्या होता है या जनरेटर क्या होता है, जिसमें सीरीज फील्ड वार्निंग तथा शंट फील्ड वार्निंग दोनों होती है, उसको हम लोग कंपाउंड मशीन कहते हैं। अगर वो डीसी मोटर है तो उसको डीसी कंपाउंड मोटर कहते हैं। अगर वो मान लीजिए कि जनरेटर है तो उसको डीसी कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे मैं आपको बाइंडिंग के हिसाब से ही बता रहा हूँ कि जो हमारे कंपाउंड मशीन होती है वो दो तरह की होती है, एक कम्युलेटली कंपाउंड, दूसरा डिफरेंशियल कंपाउंड। कम्युलेटली कंपाउंड और दूसरा डिफरेंशियल कंपाउंड। तो अब दोनों क्या होता है, कम्युलेटली कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड। यानी आप जानते हैं कि कंपाउंड मशीन में दो तरह की बाइंडिंग होती है, एक सीरीज और दूसरा शंट। तो जब सीरीज का फ्लक्स और शंट का फ्लक्स, यानी जो फ्लक्स पैदा होता है सीरीज फील्ड वाइंडिंग से और जो शंट फील्ड वाइंडिंग से फ्लक्स पैदा होगा, जब दोनों फ्लक्स एक दूसरे का सहयोग कर रहे हों, दोनों फ्लक्स जुड़कर जो रिजल्टेंट फ्लक्स मशीन के अंदर बन रहा है वो मजबूत हो रहा हो, तो उसको हम लोग कम्युलेटली कंपाउंड मशीन कहते हैं। और जब सीरीज फील्ड वाइंडिंग तथा शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों का फ्लक्स एक दूसरे का अपोज कर रहा हो, यानी जो रिजल्टेंट फ्लक्स हमारा कम मिल रहा हो, तो उसको हम लोग डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन कहते हैं। तो दोस्तों, ये कम्युलेटली और डिफरेंशियल के आधार पर हम लोग मशीन को फिर जो है दो भागों में बांटते हैं, एक शॉर्ट शंट और दूसरा लॉन्ग शंट। तो आगे हम लोग देखेंगे शॉर्ट शंट क्या होता है, लॉन्ग शंट क्या होता है। आगे हम लोग इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन तो उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आया होगा। मैंने अभी तक क्या आपको बताया, मैंने आपको फैराडे का नियम बताया कि जब कोई कंडक्टर किसी फ्लक्स को काटे या फ्लक्स कंडक्टर से लिंक करे तो दोनों ही स्थिति में कंडक्टर में ही क्या होते हैं, ईएमएफ पैदा होता है। इसके बाद मैंने आपको ये नियम बताया कि जब कोई धारावाही चालक किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा रहता है तो उस कंडक्टर पर एक फोर्स लगता है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, कंडक्टर घूमने लगता है या घूमने की कोशिश करता है। ये दोनों चीज़ें बता देने के बाद मैंने आपको इस डीसी मशीन के
कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया। ये इसका स्टेटर होता है, इस पर पोल बने होते हैं और पोल पर ही हम लोग क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग करते हैं। बाकी इसका जो घूमने वाला भाग होता है उसको आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर में स्लॉट्स कटे होते हैं, जो आर्मेचर में हम लोग बाइंडिंग करते हैं उसको आर्मेचर बाइंडिंग कहते हैं। अब ये आर्मेचर बाइंडिंग के जो भी कनेक्शन होते हैं, जो भी क्वाल होते हैं, वो कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़े होते हैं। अब ये कम्यूटेटर सेगमेंट किसके बने होते हैं दोस्तों, कापर के बने होते हैं और माइका के द्वारा क्या होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं। इतनी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। अगर मोटर है तो इसको सप्लाई देंगे और जनरेटर है तो सप्लाई इससे लेंगे, क्योंकि मोटर का काम होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलना। वहीं पर हमारे जनरेटर का जो काम होता है यह मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदलता है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद इस फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन के हिसाब से मैंने बताया कि अगर इस फील्ड वाइंडिंग को अलग से सप्लाई से जोड़ रहे हैं तो उसको सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन कहते हैं, जैसा कि इस फिगर में आपको दिख रहा है। अगर ये फील्ड वाइंडिंग को हम लोग मतलब बाहर से किसी सोर्स के द्वारा एक्साइट न करें तो उसको हम लोग सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन कहते हैं। और सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन हमारी दो तरह की मैंने बताया है कि अगर ये फील्ड वाइंडिंग इस आर्मेचर के सीरीज में जुड़ा हो तो उसको सीरीज मशीन कहते हैं। अगर फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर में जुड़ा हो तो उसको हम लोग शंट मशीन कहते हैं। अगर मान लीजिए कि ऐसी कोई मशीन है जिसमें सीरीज वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों किया गया है तो उसको हम लोग कंपाउंड मशीन कहते हैं। और कंपाउंड मशीन भी हमारी दो तरह की होती है, एक डिफरेंशियल कंपाउंड, दूसरा कम्युलेटली कंपाउंड। अब ये डिफरेंशियल कंपाउंड और कम्युलेटली कंपाउंड के भी दो दो भाग होते हैं, एक शार्ट शंट होता है, दूसरा लॉन्ग शंट होता है। इतनी चीज़ें आपको बता दी है। और एक चीज़ और मैंने बताया कि जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है इसको मोटे तार तथा कम नंबर ऑफ टर्न के बनाते हैं तथा शंट फील्ड वाइंडिंग पतले तार तथा अधिक नंबर ऑफ टर्न के बनाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं कम्यूटेटर के बारे में, फिर उसके बाद ब्रश के बारे में और जो हमारे एंड प्लेट होते हैं और शाफ्ट के बारे में। तो आइए देखते हैं कम्यूटेटर। थोड़ी सी जानकारी आपको कम्यूटेटर के बारे में होनी चाहिए। क्योंकि आर्मेचर के बारे में मैंने आपको पिछली वाली वीडियो लेक्चर में बता दिया था कि आर्मेचर में हम लोग बाइंडिंग करते हैं और ये बाइंडिंग दो तरह से होती है, एक लैप वाइंडिंग, दूसरा वेव बाइंडिंग। लैप वाइंडिंग का प्रयोग हम लोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर ज़्यादा करंट तथा कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है, वहाँ पर लैप वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। और लैप वाइंडिंग में जो हमारे समांतर पथों की संख्या होती है वो हमेशा पोलों की संख्या के बराबर होती है, यानी जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वह इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ पोल की। तो ये दोस्तों पैरेलल पाथ क्या होते हैं, जैसे कि मैं आपको इस मशीन में दिखाऊं तो ये जो स्लॉट्स कटे होते हैं, ये जो आपके स्लॉट्स कटे होते हैं जिसमें हम लोग बाइंडिंग कहते हैं, तो जैसे एक स्लॉट, दो स्लॉट, तीन स्लॉट, इनकी संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल पाथ कहते हैं। ये एक दूसरे के समांतर में होते हैं इसलिए पैरेलल पाथ, पाथ माने रास्ता होता है और इसी में हम लोग क्या करते हैं, बाइंडिंग को करते हैं। तो अगर हमारी बाइंडिंग लैप वाइंडिंग है तो ये जो हमारे पैरेलल पाथ होंगे ये मशीन में जितने पोल होंगे उनकी संख्या के क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर हमारी मशीन वेव बाइंडिंग है यानी आर्मेचर हमारा वेव बाउंड है तो इसमें जो होंगे पैरेलल पाथ की संख्या हमेशा दो होती है चाहे जितने भी पोल हों, यानी ए बराबर हमेशा क्या होता है, दो होता है। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बता दिया और अच्छे से आपको समझना है तो जाकर पिछले वाले वीडियो लेक्चर को आप प्लीज़ देखें। तो अब हम लोग बात करते हैं कम्यूटेटर के बारे में, यानी कम्यूटेटर। तो दोस्तों ये कम्यूटेटर क्या होता है, यह सबसे पहली बात कि यह एसी को डीसी तथा डीसी को एसी में बदलता है। ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए कि कम्यूटेटर का काम एसी को डीसी में और डीसी को एसी में बदलना होता है। तो किसमें यह डीसी को एसी में करेगा और किसमें एसी को डीसी में करेगा। तो यह आप जानते रहिए कि एसी को डीसी में किसमें करेगा, जब यह कम्यूटेटर मान लो जनरेटर है तो और वो भी कैसा जनरेटर, डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर।
डीसी जनरेटर में यह एसी को डीसी करेगा। मान लीजिए कि एसी जनरेटर है तो एसी जनरेटर में हमको कम्यूटेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम लोग कम्यूटेटर का प्रयोग नहीं करते हैं। हम लोग डायरेक्ट आर्मेचर में जो एसी पैदा होती है उसको आउटपुट पर हम लोग ले लेते हैं और वही एसी हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। लेकिन तो डीसी अगर कोई जनरेटर है तो उसमें हमें कोई कम्यूटेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो एसी को डीसी में बदलते हैं हम लोग किसकी सहायता से, कम्यूटेटर की सहायता से। और ये किस में होता है, डीसी जनरेटर में होता है। वहीं पर डीसी को एसी में बदला जाता है किस में, मोटर में, यानी डीसी मोटर में। ये भी बात आप लोग ध्यान देंगे। तो दोस्तों जब एसी को डीसी में हम लोग बदलते हैं तो एसी को डीसी में बदलने का काम हमारा कौन करता है, रेक्टिफायर करता है। यानी एसी को डीसी में बदलने का काम हमारा रेक्टिफायर करता है। वहीं पर डीसी को एसी में बदलने का काम हमारा इन्वर्टर करता है। तो दोस्तों यह हमारा कम्यूटेटर एक रेक्टिफायर की तरह काम करता है। क्योंकि हम लोग जब रेक्टिफायर के बारे में पढ़ते हैं तो वह हमारा एसी को डीसी में बदलता है, लेकिन तो स्थिर रहता है। लेकिन तो ये घूमते हुए माने शाफ्ट पर लगा होता है और शाफ्ट के साथ घूमता रहता है, और घूमते हुए यह एसी को डीसी में बदलता है। इसलिए हम लोग इस कम्यूटेटर का एक और नाम होता है मैकेनिकल रेक्टिफायर। मैकेनिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये घूम रहा है। तो कम्यूटेटर को हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिकल रेक्टिफायर भी कहते हैं। ये भी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। कम्यूटेटर को हम लोग मैकेनिकल रेक्टिफायर भी कहते हैं। तो अगली बात आपको कम्यूटेटर के बारे में जानना है दोस्तों कि कम्यूटेटर में क्या होते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं। कम्यूटेटर में हमारे क्या होते हैं, यानी कम्यूटेटर हमारा कम्यूटेटर सेगमेंट से मिलकर बना होता है। यानी इसमें कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं। तो ये सेगमेंट क्या होते हैं दोस्तों, जो छोटे छोटे खंड होते हैं उनको हम लोग सेगमेंट कहते हैं। तो कम्यूटेटर में सेगमेंट होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आपको इसमें आप देखिए कि ये जैसे कि आपको यहाँ पर देखिए लाइन दिख रहा होगा, ये एक सेगमेंट है, दूसरा सेगमेंट ये है, तीसरा सेगमेंट ये है। इसी छोटे छोटे सेगमेंट को हम लोग कम्यूटेटर सेगमेंट कहते हैं। और आप ध्यान दीजिए कि ये जो कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं ये किसके बने होते हैं, तो आपको जवाब देना है कि ये किसके बने होते हैं, कापर के बने होते हैं। कम्यूटेटर सेगमेंट किसके बने होते हैं, कापर के द्वारा। और कम्यूटेटर सेगमेंट माइका के द्वारा क्या होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं। इंसुलेटेड का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से जो सेगमेंट होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। और ये कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या कितना होती है, जितनी हमारी आर्मेचर में कॉइल होती है उतने ही हम लोग कम्यूटेटर सेगमेंट का प्रयोग करते हैं। तो ये भी बात लिखेंगे कि कम्यूटेटर सेगमेंट की जो संख्या होती है, यानी कम्यूटेटर सेगमेंट किसके बराबर होता भाई, आर्मेचर कॉइल के क्या होती है, आर्मेचर कॉइल के क्या होते हैं। यानी जितने आर्मेचर में कॉइल होते हैं उतने ही हमारे क्या होते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं। तो दोस्तों एक बात यहाँ से और आपको इम्पॉर्टेंट है कि जो आर्मेचर के कॉइल है इसके जो कंडक्टर है जो कि आकर कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़े होते हैं, तो ये किसके द्वारा जोड़ा जाता है। तो आप ध्यान देंगे कि आर्मेचर के कॉइल के जो भी हमारे कंडक्टर होते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट से कापर लग्स के द्वारा जोड़ा जाता है, या उसको हम लोग पंच की सहायता से भी जोड़ सकते हैं। तो इतना बातें आपको कम्यूटेटर के बारे में ध्यान देना है। क्या क्या, ये एसी को डीसी में बदलता है। दूसरा, जब एसी को डीसी में बदलेगा तो यह काम हमारा डीसी जनरेटर में होगा, और जब डीसी को एसी में बदलेगा तो यह डीसी मोटर में होगा। इसको मैकेनिकल रेक्टिफायर कहते हैं। मैकेनिकल रेक्टिफायर भाई क्यों कहते हैं, क्योंकि यह रोटर के साथ यानी शाफ्ट के साथ घूमता है, तो इसलिए हम लोग इसको मैकेनिकल रेक्टिफायर कहते हैं। आगे इसमें कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं, और ये कम्यूटेटर सेगमेंट कापर के बने होते हैं और माइका के द्वारा इंसुलेटेड होते हैं। बाकी कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या जो होती है, जो भी हमारे आर्मेचर में कॉइल होती है उनकी संख्या के बराबर होती है। तो ये 4-5 बातें आपको कम्यूटेटर के बारे में ध्यान देना है। चूँकि कम्यूटेटर हमारा घूमता है तो उसके ऊपर हमारे ब्रश होते हैं, तो ब्रश के बारे में यानी ब्रश के बारे में आपको 2-3 बातें ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आइए हम लोग ब्रश के बारे में देखते हैं। यानी ब्रश, या हम लोग इसको हिंदी में ब्रश कहते हैं, ब्रश। तो दोस्तों यह ब्रश क्या होते हैं,
ब्रश का काम जो होता है, ये जो ब्रश होता है यह बाहर से जो एक्सटर्नल सप्लाई होती है उसको हमारा कम्यूटेटर तक लाता है। यानी कम्यूटेटर और बाहरी जो हमारा सोर्स होता है उसके बीच की क्या होती है, हमारा ब्रश कड़ी होती है एक तरह से। यानी ब्रश जो होता है यह कम्यूटेटर तथा एक्सटर्नल जो भी हमारे सोर्स होते हैं या लोड होते हैं उसके बीच की हमारी क्या होती है, कड़ी होती है। इस बात को आप ध्यान देंगे। दूसरा, यह जो ब्रश होता है, ब्रश समानांतर कार्बन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, किसके बने होते हैं भाई, कार्बन के बने होते हैं। ब्रश हमारे किसके बने होते हैं, कार्बन के। अब कार्बन के क्यों बनाए जाते हैं ब्रश? कार्बन की बात अगर हम लोग करें तो ये कार्बन जो होता है, जब हमारा ब्रश कम्यूटेटर के टच में आता है तो कार्बन के साथ जब संपर्क बनता है, यानी कम्यूटेटर का जब कार्बन ब्रश के साथ संपर्क बनता है तो स्पार्किंग होती है। और कार्बन का हम लोग ब्रश यूज करते हैं तो स्पार्किंग कम होती है। यह बहुत स्मूथ और चिकना होता है, इसलिए हम सामान्य रूप से कार्बन के ब्रश का प्रयोग करते हैं। अब ये जो ब्रश होते हैं ब्रश होल्डर में रखे जाते हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। यह हमारा ब्रश है, जैसा कि आप देखिए यह ब्रश है और यह ब्रश है। इसको कहाँ लगाया जाता है भाई, ये होल्डर है यहाँ पर छोटा, चूँकि ये एक बहुत छोटा हमारे पास मशीन थी उसको मैंने खोल कर रख दिया इसको, और यहाँ पर आपको दिखाने के लिए कि ये ब्रश होल्डर आपको दिखाई दे रहा है। इसी ब्रश होल्डर में हमारा ब्रश क्या होता है, फिट हो जाता है। और ये किसके संपर्क में, यह ब्रश जो होता है कम्यूटेटर से टच करता है। बाकी इस ब्रश को एक स्प्रिंग के द्वारा प्रेशर दिया जाता है और इसी प्रेशर के द्वारा यह क्या होता है, कम्यूटेटर के संपर्क में बना रहता है। तो इस स्प्रिंग का प्रेशर न तो अधिक होना चाहिए न तो कम होना चाहिए। मान लीजिए स्प्रिंग का प्रेशर अधिक हो गया तो ब्रश हमारा कम्यूटेटर से बिल्कुल घिसने लगेगा और स्पार्किंग वहाँ पर पैदा होने लगेगी। अगर मान लीजिए कि स्प्रिंग का प्रेशर कम हो गया तो यह ब्रश जो होगा कम्यूटेटर के संपर्क से दूर हो जाएगा और हमारा कम्यूटेटर से जो भी सप्लाई आउटपुट पर हमारा ब्रश के माध्यम से नहीं जा पाएगी। तो ये आपको 3-4 बातें ब्रश के बारे में ध्यान देना है। तो अब आइए देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा एंड प्लेट क्या होता है। यानी एंड प्लेट, ये एंड प्लेट क्या होती है दोस्तों? सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरह की संरचना है, यह एंड प्लेट है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंड प्लेट कहते हैं। यह मशीन को इस तरह से ढक लेता और इधर से ढक लेता है। ये छोटा, चूँकि हमारे पास एक मशीन है या एक कह सकते हैं कि एक मोटर है, ये दोनों तरफ से एंड प्लेट इसको क्या कर लेता है, मशीन को ढका रहता है। तो सबसे पहली बात कि ये जो एंड प्लेट होता है इसके सेंटर में क्या होता है, सेंटर में हमारा शाफ्ट लगा होता है। जैसे कि आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो हमारा एंड प्लेट होता है इसमें बड़ी आसानी से हमारा शाफ्ट क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा शाफ्ट यहाँ पर फिट हो जाएगा। ऐसे रुक जाइए, मैं आपको लगा, ये देखिए हमारा शाफ्ट, यानी ये जो हमारा इस मशीन का ये जो आर्मेचर ये फिट हो जाएगा एंड प्लेट में। अब ये एंड प्लेट में क्या होती है, बेयरिंग लगी होती है दोस्तों। यहाँ पर बीच में अगर आप देखेंगे तो बेयरिंग होती हैं। तो बेयरिंग जो होती हैं मशीन को घूमने में सहायता प्रदान करती हैं। यानी जो आर्मेचर होता है इसको घूमने में क्या करते हैं, हमारी जो भी इसमें बेयरिंग लगी होती है यहाँ पर, इसको घूमने में सहायता प्रदान करती है। तो एंड प्लेट क्या करता है, ये पूरे आर्मेचर के भार को क्या करता है, वहन करता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो एंड प्लेट होती हैं दोनों तरफ से लग जाएंगी, तो इसमें हमारा आर्मेचर इन्हीं की सहायता से बीच में बेयरिंग के माध्यम से घूमता है। अब क्या होता है कि ये जब आर्मेचर घूमता है तो जो हमारा यह वाला पोर्शन होता है जिसको हम लोग पोल कहते हैं, पोल और आर्मेचर के बीच में गैप होता है जिसको हम लोग ईयर गैप कहते हैं। तो इसी ईयर गैप में एक निश्चित एक समान दूरी बनाकर यह हमारा एंड प्लेट बनाए रखता है और इसी ईयर गैप में हमारा ये आर्मेचर क्या होता है, घूमता है। तो दोस्तों यह एंड प्लेट क्या होता है, इसका काम आपको समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद ये जो बेयरिंग होती है, बेयरिंग दोस्तों किस मटेरियल की बनी होती है, समानांतर बेयरिंग इस्पात की बनी होती हैं, मैंने स्टील की बनाई जाती हैं। और मुख्य रूप से हमारी बॉल बेयरिंग का हम लोग प्रयोग करते हैं किसी भी मशीन में। तो दोस्तों उम्मीद है कि इतना चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। आगे हम लोग कल ये जो वोल्टेज पैदा होता है डीसी मशीन में, जिसको हम लोग जनरेटेड वोल्टेज कहते हैं, इसको हम लोग ईजी से प्रदर्शित करते हैं, ईजी से।
और ये जो Eg का मान होता है किसके बराबर होता है, Zp⁴n/60A के बराबर होता है। यानी जो हमारा ईएमएफ जनरेट होता है इस आर्मेचर में, ये किसके किसके बराबर होता है, यह हमारा जेड जो होता है, जेड किसे हम लोग कहते हैं, जो आर्मेचर में टोटल नंबर्स ऑफ कंडक्टर होते हैं, यानी टोटल नंबर्स ऑफ आर्मेचर संख्या को हम लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं। और वहीं पर पी क्या होता है, जो मशीन में पोल होते हैं उसको पी से प्रदर्शित करते हैं। फाई क्या होता है, जो हमारे पोल होते हैं उससे जो फ्लक्स पैदा होता है। और एन क्या होता है, जो हमारे आर्मेचर की स्पीड होती है उसको एन से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। और ये क्या होता है, ये नंबर्स ऑफ पैरेलल पाथ होती हैं। यह सूत्र हम लोग कैसे डेरिवेट करते हैं इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, यानी ईएमएफ जनरेटेड इन आर्मेचर। तो कितना या कैसे यह फार्मूले को हम लोग डेरिवेट करते हैं, तो आगे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन बच्चों को भी मदद मिल पाए जो कि ये वीडियो मतलब देखते तो होंगे, उनको समझ में नहीं आता होगा। तो अगर आप उनकी मदद करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।